हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल से, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपने चैप्टर 5th के आगे कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 9th का है। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने चैप्टर 5th की यूक्लिड की जितनी भी ज्यामिति का उसके परिचय के बारे में बात की, हमने उनके ऊपर डिस्कस किया। यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिगृहित अभिधारणाएं और परिभाषाओं के बारे में जाना, और कुछ अन्य शब्दों के बारे में जाना जो हम ज्योमेट्रिकल काम को करते हुए हमारे काम आते हैं। हमने प्रूफ, लेमा, कंजक्चर्स इत्यादि के बारे में जाना। आज हम क्लास 9th के 5th चैप्टर के अंदर हमारी एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे, जिसके अंदर हम उन 5.1 एक्सरसाइज के सभी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि क्या कहा गया है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखें, इसमें हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, हमें ये सत्य और असत्य के बारे में बताना है। पहला कह रहा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से इन्होंने कहा है कि एक बिंदु है आपके पास, उस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, एक बिंदु से हम जितनी मर्जी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, हम जितनी चाहें। इन्होंने कहा एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, असत्य। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम इसका नेक्स्ट सेकंड भाग देखते हैं कि सेकंड भाग में हमें क्या कह रहा है। ये दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से, ठीक है, इसमें हमें क्या कह रहा है कि आपको दो अलग अलग भिन्न बिंदु दिए गए हैं, उनमें से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। उनके बारे में देखेंगे कि कैसे हम उन असंख्य रेखाओं को खींच सकते हैं। आपको दो बिंदु दिए गए हैं, अपने दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए कितनी रेखाएं खींची, सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये दो बिंदु थे आपके, इन दोनों बिंदुओं में से आगे गुजरती हुई रेखा की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जाती है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य। ठीक है, लेकिन यहाँ ख्याल रखें, अगर शब्दों का अगर हम थोड़ा हेरफेर कर दें, अगर ये कहा जाता कि दो बिंदुओं के बीच में, इन्होंने कहा था कि दो बिंदुओं से होकर, अगर ये कहता कि दो बिंदुओं के बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यूक्लिड ने इसके बारे में बताया था, हम इस प्रकार से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, फिर एक रेखा नहीं, फिर असंख्य, लेकिन दो बिंदुओं में से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद हम इसका तीसरा भाग देखते हैं पहले क्वेश्चन का। तीसरे भाग में कहा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आपके पास कोई शांत रेखा है ए बी, इसको आप दोनों तरफ बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य। उसके बाद नेक्स्ट इसके फोर्थ भाग में क्या कहा है, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। यदि दो वृत्त आपके पास बराबर हों, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली है कि वो बराबर ही त्रिज्याओं को लेकर खींचे गए होंगे, तभी वो आपस में बराबर हो सकते हैं। अगर उनकी त्रिज्या अलग अलग होती तो उनका जो माप है वो अलग अलग बनता। ठीक है, इसलिए जो उनकी त्रिज्याएं हैं वो आपस में समानुपाती ही होंगी, मीन्स जो त्रिज्याएं हैं वो आपस में बराबर होंगी आपकी। ठीक है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य। नेक्स्ट में क्या कहा इन्होंने, इसके 5वें भाग में कहते आकृति 5.9 में यदि ए बी पी क्यू के पी क्यू एक्स वाई के बराबर है तो ए बी और एक्स वाई होंगे, बराबर होंगे। देखिए हम आकृति में देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये आकृति के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, इन्होंने दिया हुआ है ए बी पी क्यू एक्स वाई, इन्होंने कहा कि ए बी पी क्यू के बराबर है, मीन्स ए बी आपके पास वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। आपको याद होगा यूक्लिड की पहली ही अभिगृहित जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर यही था हमारे पास, जो एक ही वस्तु के बराबर हों, जब दो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के और दूसरी तीसरी वस्तु के बराबर हो तो ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। यूक्लिड की पहली ही अभिगृहित थी हमारे पास, एग्जिम्स थी, तो उस चीज़ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन्स ए बी बराबर एक्स वाई होगा, बराबर होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सत्य, क्योंकि इन्होंने यही दिया हुआ है कि बराबर होंगी। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? हमें परिभाषाएं दी हुई हैं, देनी है। सबसे पहला शब्द इन्होंने दिया है समानांतर रेखाएं। हम समानांतर रेखाओं के बारे में बताएंगे कि क्या होती हैं हमारे पास समानांतर रेखाएं। ठीक है, पहला ही हमारे पास समानांतर रेखाएं, इनके बारे में हम बात करेंगे। दो समतलीय रेखाएं जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ न हो अर्थात जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न हो, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद दोबारा ध्यान दें, समानांतर रेखाएं जो दो समतलीय रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, मतलब आपस में कॉमन बिंदु ना हो, अर्थात जो किसी भी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद न हो, उन रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा भाग देखते हैं इसका, दूसरी परिभाषा। लंब रेखाएं वे रेखाएं जो आपस में समकोण बनाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। मतलब जो दो रेखाएं आपस में हों और एक दूसरे के साथ समकोण बनाएं, 90 डिग्री का कोण बनाएं, ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। इसके साथ हमारी तीसरी परिभाषा देखेंगे, हमें जो लिखनी है बुक के अंदर। देखिए आप, रेखाखंड के बारे में पूछा गया, किसको कहेंगे हम रेखाखंड? रेखाखंड के बारे में देखेंगे। रेखाखंड वह शांत रेखा जिसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, वो यूक्लिड की परिभाषा के अनुसार हमारे पास ही हो जाएगी। ठीक है, वह रेखा जो अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, हमारे पास वो कहलाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? वृत्त के प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, हमारे पास हमारी ये चौथी परिभाषा होगी थी। ठीक है, और ये हमारी तीसरी परिभाषा होगी। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के प्रत्येक बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और लास्ट इसके अंदर पूछा गया हमसे, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। आपके पास इसके चारों के चारों भुजाएं बराबर होंगी और चारों के चारों जो कोण है वो 90 डिग्री के होंगे। हम चतुर्भुज के बारे में और डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। आप पहले 8वीं क्लास तक पढ़ भी चुके हैं और अधिक डिटेल के अंदर हम हमारा 8वां चैप्टर है, ठीक है, हम उसके अंदर पढ़ेंगे। स्पेशल वो समानांतर चतुर्भुज के बारे में हम सबसे पहले चतुर्भुजों की सारी डिटेल पढ़ेंगे उसके अंदर, फिर उसके बाद हम स्पेशली समानांतर चतुर्भुज के बारे में भी उसमें पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है आपको ये। तीसरे क्वेश्चन में देखें, कहना नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है
जो ए और बी के बीच स्थित है। दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तीसरे क्वेश्चन की अवधारणाओं में हमारे पास कई शब्द हमारे पास अपरिभाषित हैं, जिनके बारे में हमें परिभाषा हमने नहीं दी हुई है। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है हमारे पास, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया गया है। अब इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास ए और बी है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग बीच में हम एक बिंदु सी ले सकते हैं, और ए और बी के बीच बिंदुओं के बीच में हजारों बिंदु होंगे, तो एक भिन्न बिंदु सी इसके बीच में होता है। और दूसरे में कहा है इन्होंने, यह कम से कम 3 ऐसे बिंदुमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसा भी संभव है, हमारे पास ए भी है दूसरे भाग के अंदर देखें, और एक सी बिंदु हम बाहर ले सकते हैं जो उस रेखा पर स्थित नहीं है हमारे पास। ठीक है, और ये अभिकृत यूक्लिड की अभिकृतियों का अनुसरण नहीं करता है, ये हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास चौथा क्वेश्चन, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित हो कि ए सी बराबर है बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर आधा ए बी, और एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी करें। हमारे पास जैसा तीसरे में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आगे एक बात कही गई है इन्होंने। यहाँ पर हमें एक सी बिंदु दिया गया था, उसी सी बिंदु पर बात कर रहा है ये कि आपके पास ए भी एक रेखाखंड है, बीच में कहीं हमारे पास एक बिंदु सी है। ठीक है, इसके दिया है हमें हमारे पास क्या चीज़ है, इस प्रकार से है कि ए सी बराबर में सी बी या बी सी कह लें, और हमें सिद्ध करना है हमारे पास ए सी है जो वो आधा ए बी के बराबर है। हम इसका प्रमाण लेते हैं। ठीक है, प्रमाण में हम देखें, जो ए बी पूरी लाइन है वो ए सी प्लस बी सी के जोड़ के बराबर होगी, लेकिन जो बी सी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास ए सी के बराबर है, ये दिया हुआ है हमें, क्योंकि बी सी बराबर है ए सी के, ये हमें दिया हुआ है। तो इस चीज़ के कारण हम ए सी प्लस बी सी की जगह ए सी लिख लिया, बराबर में ए बी, इसको हमने दूसरी तरफ उठा के लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या हो गया, ये 2 ए सी बराबर में ए बी। ठीक है, तो डैट मीन्स हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया, ए सी बराबर में आधा ए बी। ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूक्लिड की अभिधारणाओं में दूसरी और 5वीं अभिधारणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, प्रश्न 4 में बिल्कुल सेम इसी की तरह कह रहा है, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब इसमें हमारे पास जो सी है वो मध्य बिंदु था, क्योंकि दोनों बराबर कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि आपका जो सी है वो ए बी का मध्य बिंदु तो है, लेकिन एक ही मध्य बिंदु है, इसके अंदर 2 मध्य बिंदु नहीं हो सकते। ठीक है, हमें उस चीज़ के बारे में बात करनी है यहाँ पर। अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, हमें ए सी बराबर सी बी दिया गया है, या यूं कह लें कि बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है, ये चीज़ है हमें। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, सी ही एकमात्र ए बी का मध्य बिंदु है। हमें प्रूफ करना है कि जो सी है वो ए बी का एकमात्र मध्य बिंदु है। अब इसके अंदर हम प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि सी ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसमें हम प्रमाण से पहले एक मान लेते हैं, रचना कर लें यहाँ पर चाहे या प्रमाण में कर लें। माना बिंदु डी ए बी का एक अन्य मध्य बिंदु है,
एक अन्य मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पर एक बिंदु डी कोई ले लिया, तो इसका मतलब ए डी आपके पास ए बी के आधे के बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु क्या करता है, उसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये हमारे पास मध्य बिंदु होगा, क्योंकि इसलिए ए डी क्या होगा, आधा 1/2 ए बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको, ये हमने प्रूफ कर लिया, ए डी ए बी के मध्य बिंदु है, और सी ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये दिया है, उस कारण क्या होगा, जो ए सी है वो भी आधा ए बी के बराबर होगा। इसको अगर हम 2 नंबर दे दें, इसको 1 दे दें, तो 1 व 2 से, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, दोनों आधे ए बी के बराबर हैं, ए डी बराबर में ए सी। मीन जिसमें क्या कह रहा है कि आपको एक लाइन है, दो अलग अलग मध्य बिंदु हैं जो उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, मीन्स आपका ए सी और ए डी ये बराबर होगा, परंतु ऐसा तो संभव है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब सी और डी बिंदु संपाती हों, मीन्स एक ही बिंदु हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात जो बिंदु डी और सी, ठीक है, डी और सी एक ही बिंदु हैं, एक ही बिंदु है, तो आप उसके बाद लास्ट में लिख देंगे अंततः हमारे पास बिंदु सी ही रेखाखंड ए बी का एकमात्र मध्य बिंदु है, जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। ठीक है, जो हमें प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा था। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर है बी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर है सी डी। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या कह रहा है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। इसमें हमें दिया है ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करने के लिए इन्होंने कहा है कि आप सिद्ध करें कि ए बी बराबर है सी डी के। हम प्रमाण लेते हैं, ए सी बराबर बी डी, ये हमें दिया हुआ है। आप ए सी को ए बी जमा बी सी लिख सकते हैं, ए बी जमा बी सी, और आप बी डी को बी सी जमा सी डी लिख सकते हैं, बी सी जमा सी डी। ठीक है, ये हमने सिर्फ उसी रूप को बदल कर लिखे और कुछ नहीं है। अब हमारे पास बाय कैंसिलेशन ला, ठीक है, दोनों तरफ आपका बी सी बचता है, हमारे पास है, कॉमन है, उसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, क्या, ए बी बराबर में सी डी, जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था 5.1 एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा है, कहना यूक्लिड की अभिकृतों की सूची में दिया हुआ अभिकृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, क्यों। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर कहा कि इसको सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। हम क्वेश्चन 7 के अंदर देख सकते हैं कि इसको सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना गया, जो यूक्लिड की 5वीं विधारणा है। ठीक है, 5वीं विधारणा क्या थी कि अगर आपके पास दो रेखाएं हों, उनको एक तिर्यक रेखा काटे, जिस तरफ के उसके दोनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री से कम होगा अंतः कोनों का, वो रेखाएं आपकी आगे बढ़ाए जाने पर वहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर आगे मिलेंगी, मतलब वो आगे कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। ठीक है, इसको सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना गया है क्योंकि यह नियम, यह अभिकृत, हम ये कहें कि विश्व के किसी भी भाग पर, विश्व के किसी भी भाग पर और किसी भी वस्तु पर, जिस भी वस्तु पर आप बात करते हैं उस पर ये सत्य होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ यूक्लिड ज्योमेट्री चीज़ों की। जो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री होती हैं उनके अंदर कुछ नियमों का अपवाद के रूप में भी आती हैं। ठीक है, लेकिन हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ यूक्लिड ज्योमेट्री के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर दी हुई है हमें एक्सरसाइज 5.2, उसके क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए हम, कहना आप यूक्लिड की 5वीं विधारणा को किस प्रकार लिखेंगे व
ताकि वह सरलता से समझी जा सके। मैं जिसको आसानी से समझाने के लिए आप इसका रूप बदल कर किस प्रकार से लिख सकते हैं पांचवी अवधारणा का। ठीक है, हमें सिर्फ इस रूप को बदल कर लिखने के लिए कहा इन्होंने कि आप कैसे लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई रेखा है हमारे पास एल, ये एल रेखा है हमारे पास, ठीक है, और उस पर स्थित एक बिंदु है हमारे पास, कोई बिंदु पी ले लीजिए। ठीक है, तो पी के लिए एक अद्वितीय रेखा मान लेते हैं हम एम ऐसी है, ठीक है, जो पी से होकर जाती है, जो एल के समानांतर है। अब इस एल आपकी जो एम है वो एल के समानांतर है। अब इस रेखा को छोड़कर बाकी जितनी भी रेखाएं होंगी, जितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो अभिगृत पांच को परिभाषित करती हैं। वो कहीं ना कहीं जाकर इस एल रेखा से मिलेंगे ही मिलेंगी। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें 5.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बात करेंगे। क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समानांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल शामिल होता है। अगर आपके पास जो रेखाएं हैं, जितनी भी हमने जैसे एक्स्ट्रा रेखाएं खींची हैं, ये सभी आपकी एल को काटेंगी। ठीक है, और जो उनकी त्रिक रेखा बन रही है, हम यहाँ पर या इस रेखा के साथ बना रहे हैं, इनका जो जोड़ है हमारे पास वो 180 डिग्री से कम है, इसलिए वो काट रही हैं। अगर वो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो गया, मीन्स हम यूँ कहें कि दो समकोण हो गए, ठीक है, तो आपके पास जो ये रेखाएं हैं वो आपस में समानांतर हो जाती हैं। और ये कंसेप्ट हमें मिलता है यहाँ से अभिगृत पांच से ही। ठीक है, इसके साथ हमारे पास ये हमारा पांचवा चैप्टर तो कंप्लीट होता है, लेकिन पांचवें चैप्टर में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, हम उन पर डिस्कस करते हैं। जो छोटी छोटी बातें जो हमने हमारे यूक्लिड के पहले भाग में देखी और दूसरे भाग में देखी, उन पर हम बात करेंगे। आप सभी उनके जो भी आंसर हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले जाएंगे, और साथ साथ मैं थोड़ी देर में आपको आंसर भी बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो जिससे हम, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने जो पहली 2 लेक्चर्स लगाए हैं उसके अंदर आपने जितना कुछ सीखा वो आपको कितनी बातें समझ में आई, कौन कौन सी बातों के आपके डाउट्स रहे, वो सभी आपके क्लियर हों। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला भाग देखेंगे हमारे पास। ठोसों से बिंदुओं तक 3 चरण हैं। पहला, ठोस पृष्ठ रेखाएं बिंदु। दूसरा, ठोस रेखाएं पृष्ठ बिंदु। तीसरा, रेखाएं बिंदु पृष्ठ ठोस। रेखाएं पृष्ठ बिंदु ठोस। ठीक है, अब इन्होंने ठोस और बिंदुओं के बीच में हमें चरण पूछे कि क्या होंगे। ऐसा ही हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट, बिंदु, बिंदु से हम रेखाओं के बारे में बात करते हैं, रेखाओं से पृष्ठ के बारे में, पृष्ठ से हम ठोस के बारे में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी विमाएं होती हैं उसके अंदर? ठीक है, उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, मीन्स हमारे पास यूं कहें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या कितनी होती है? एक पृष्ठ मतलब एक तल के अंदर हमारे पास कितने होते हैं विमाओं की संख्या? हमारी 2। ठीक है, हम जिसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं वो हो जाती है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन, एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी है? एक बिंदु के अंदर कितने विमाएं ली जाती हैं? 0, क्योंकि माना जाता है इसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया। कितने भागों में, अध्यायों में विभाजित किया? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, 13 अध्यायों के अंदर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बन गया? हमारा ए। सॉरी, इसका ऑप्शन भी हमारा ए था, 0 था। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का भी। और आगे नेक्स्ट देखेंगे हम, छठा क्वेश्चन हमारे पापास। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? एलिमेंट्स में साध्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कितने साध्य थे उसके अंदर? 465 थे, 460 थे, 13 थे, 55 थे। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा बुक को अगर डीपली पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको क्लियर होंगे, क्योंकि हमने बेसिक बातें करते हुए उस समय इसकी डिस्कस नहीं की। 465 साध्य हैं आपकी यूक्लिड की जो एलिमेंट्स की बुक है उसके अंदर। नेक्स्ट हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोसों की परिसीमाएं हैं। ठोसों की जो ठोस हैं उनकी जो परिसीमाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? हमें उसके बारे में बताना है यहाँ पर। वो आपकी परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? पृष्ठ कहलाती हैं,
वक्र कहलाती हैं, रेखाएं होती हैं, बिंदु होती हैं। ठोस जैसे कमरा हो गया तो दीवार होगी एक हमारे पास, उसकी परिसीमाएं वो क्या होगी, पृष्ठ की तरह होगी, मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, पृष्ठों की परिसीमाएं हैं। पृष्ठ मतलब जैसे हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड हो गया, उसकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में बात कर रहा है, वो क्या होंगी, पृष्ठ होंगे, वक्र होंगे, रेखाएं होंगी या बिंदु होंगी। वो हमारे पास क्या होंगी, आपके पास पृष्ठों की जो परिसीमाएं हैं वो वक्र या रेखाएं, इनके बारे में बात कर रहा है कि क्या बनेंगी हमारे पास, वो रेखाएं होंगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन सी बन जाएगा हमारा। वक्र हो सकती हैं तब आपके पास अगर आकृति वक्र जैसी हो, वक्रीय हो। अगला 9वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 BC में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात क्या था। ये आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इसका। ये 4:2:1 में सिंधु घाटी के अंदर जो ईंटें बनाई जाती थी वो इसी अनुपात के अंदर बनाई जाती थी, 4:2:1। ठीक है, उनका ये अनुपात रहता था, मतलब हम यूँ कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है। पिरामिड कैसी आकृति है जिसका आधार होता है, केवल त्रिभुज की, वर्ग की, केवल आयत की, कोई भी बहुभुज हो सकती है। आपको ये बताना है इसके अंदर जो 10वां क्वेश्चन है। बिल्कुल बताएं, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल डी, कोई भी बहुभुज हो सकती है आपकी ये। ठीक है, बस उसकी जो सारी दीवारें हैं वो शीर्ष बिंदु पर जाकर एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम शंकु, एक जिसका आधार वृत्ता के रूप में होता है, वो भी एक पिरामिड की ही शेप है। अगला 11वां क्वेश्चन, एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं, किस तरह के होते हैं पार्श्व फलक उसके, त्रिभुज, वर्ग, बहुभुज, समलंब। उसके जो पार्श्व फलक है वो हमेशा त्रिभुजाकारी होते हैं। ठीक है, ए आंसर ही बनेगा इसका। ये सिर्फ एक शंकु के अंदर आपके पास छोड़ दें तो वो आपके किसी भी एक पर्टिकुलर आकृति के अंदर ना आकर, ठीक है, नहीं है, बाकी हर जिसके के अंदर भी होंगे वो हमेशा त्रिभुज के रूप में होंगे, क्योंकि नीचे उनको एक रेखा मिलती है, आधार मिलता है, और ऊपर वो एक बिंदु पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, नीचे उनको एक आधार मिलता है, ऊपर वो एक बिंदु पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जो दीवारें हैं वो हमेशा त्रिभुजाकार रूप में ही होती हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह ज्ञात है कि यदि x + y = 10 हो तो x + y + z = 10 + z होगा। यूक्लिड की अभिकृति जो इस कथन को स्पष्ट करती है वो कौन सी अभिकृति है, उसके बारे में बताना है। इसकी दूसरी अभिकृति कि हम कुछ भी जोड़ दें तो आपके पास उसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 क्वेश्चन, प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के जो आकार होते थे वो किस तरह के होते थे, हमें उसके बारे में बताना है कि वो किस तरह के आकार होते थे। ठीक है, बिल्कुल सही, त्रिभुजाकार तो थे ही थे वो, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आप थोड़ा सा सही सोच रहे हैं। ठीक है, कि वो त्रिभुजाकार थे। ठीक है, लेकिन त्रिभुजाकार वो श्री यंत्र के बारे में बात की गई है, जहाँ आपको ध्यान आ रहा हो श्री यंत्र के बारे में। लेकिन जो घरेलू पूजा कार्य किए जाते थे उनकी जो आकृतियाँ होती थी वो वर्ग और वृत्त के रूप में होती थी। आज भी आप घरेलू कार्यों में जो वेदी बनाई जाती है आप उसमें ध्यान देंगे तो वो वर्ग और वृत्तों के रूप के अंदर होती हैं हमेशा। ठीक है, त्रिभुज आपका श्री यंत्र के रूप में होता था। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, श्री यंत्र, अगला क्वेश्चन सेम आ गया। श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक्चुअल में वो त्रिभुज कितने हैं, 9, हमें प्रतीत करवाते हैं वो 43 त्रिभुजें बनाते हैं वो। यूनानियों ने निम्नलिखित पर बल दिया, किस चीज़ पर बल दिया यूनानियों ने, बताएंगे। बिल्कुल, यूनानियों का जो था उनका वो निर्गम तर्कन पर दिया उन्होंने, मीन्स उनकी जो थ्योरी थी, एजुकेशन उनकी थ्योरी थी वो निगमन थी। नेक्स्ट हम आगे 16 क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में आयतों, त्रिभुज और समलंबों से समायोजित आकारों की वेदियां निम्नलिखित में प्रयोग होती थी, किस चीज़ में प्रयोग होती थी, बिल्कुल सही, ऊपर हम कर चुके हैं, सार्वजनिक पूजा स्थलों पर। ठीक है, जो यूज़ की जाती थी। ठीक है, सार्वजनिक पूजा स्थलों पर यूज़ की जाती थी। यूक्लिड निम्नलिखित देश का वासी था, यूक्लिड किस देश का वासी था, याद करें, हम कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, सी आंसर, यूनान। नेक्स्ट, थेल्स निम्नलिखित में से किस देश का वासी था। ठीक है, इसके बारे में बताएं, बिल्कुल सही, थेल्स भी यूनान का वासी था। पाइथागोरस किसका विद्यार्थी था, बिल्कुल सही, थेल्स का। ठीक है, पाइथागोरस थेल्स का शिष्य था। और नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसको उत्पत्ति की आवश्यकता है, किस चीज़ को,
ठीक है, किसको आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बताना है हमें। प्रमेय, बिल्कुल सही, प्रूफ, प्रमाण, प्रमेय हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। 21वां, यूक्लिड के कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। किसके रूप में दिया गया? अभिगृत के रूप में, परिभाषा के रूप में, उपपत्ति के रूप में, अभिधारणा के रूप में। बिल्कुल सही आपका आंसर सी, अभिधारणा के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन, रेखाएं समानांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्नलिखित के रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया गया है? बिल्कुल सही, एक परिभाषा के रूप में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस और पर बात करते हैं। सत्य असत्य, इन्हीं क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप अलग ढंग से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें देखेंगे हमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है। यूक्लिड ज्यामिति केवल वक्र पृष्ठों के लिए ही मान्य है। गलत, असत्य, ये तल में बनी हुई आकृतियों के लिए मान्य है। केवल शब्द यहाँ मैंने लगा दिया, उसके कारण गलत हो जाता है ये। सेकंड, ठोसों की परिसीमाएं वक्र होती हैं। ठोसों की जो परिसीमाएं हैं वो वक्र नहीं होती, वो पृष्ठ होती हैं। एक थर्ड, एक पृष्ठ के किनारे वक्र होते हैं, एक पृष्ठ के किनारे, गलत, एक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। हमने पीछे भी किया था, वक्र आप सिर्फ तभी बन सकता था अगर हम गोलीय आकृतियों के बारे में बात करते हैं, वृत्तीय आकृतियों के बारे में। ठीक है, लेकिन जनरल हम इसको वक्र ना कहकर रेखाएं ही कहेंगे, क्योंकि जो वक्र रेखा बनती है उसको भी रेखा का रूप तो ही माना ही गया है। चौथा क्वेश्चन, वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो परस्पर बराबर होती हैं। बिल्कुल सत्य, ये यूक्लिड की अवधारणा थी आपकी। नहीं। पांचवा, यदि एक राशि बी एक अन्य राशि ए का एक भाग है तो ए और बी और एक अन्य राशि सी के योग के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही, सत्य है ये भी। हमारे पास यूक्लिड के नियमों के बारे में पढ़ें, अभिधारणाएं पढ़ें, विकृतियाँ पढ़ें उसकी, ठीक है, परिभाषाएं पढ़ें, आपको वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। वे कथन जिन्हें सिद्ध किया जाता है अभिगृत कहलाते हैं। गलत, वे कथन जिन्हें सिद्ध किया जाता है अभिगृत वो होते हैं जो सर्व सिद्ध मान लिए गए हैं। इनको सिद्ध नहीं किया जाता। जिन्हें सिद्ध किया जाता है वो परिमेय कहलाती हैं। कथन प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा का वास्तव है जो P से होकर जाती है और L के समानांतर है। प्लेफेयर अभिगृत कहलाता है। बिल्कुल सही, सत्य। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर नहीं हो सकती। बताएं इसका आंसर, सत्य या असत्य, ट्रू है फॉल्स? वेरी गुड, बहुत से बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, देंगे। बिल्कुल सही, सत्य। और लास्ट, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को अन्य अभिधारणाओं और अभिगृतों का प्रयोग करते हुए सिद्ध करने के प्रयासों के फलस्वरूप अन्य अनेक ज्यामितियों की खोज हुई। बिल्कुल सही, इस अभिधारणा के साथ ही इस पर जब प्रयोग किए गए तो अन्य कई जो थ्योरम्स कहे हैं हम, कई ज्यामितियों की खोज हुई जिनके बारे में हमने जान पाए। ठीक है, इसके अंदर हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रियों के बारे में जान पाए सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री है, जिसके जो यूक्लिड ने खोजी जब तक दिए थे नियम, उनको छोड़कर बाकी और नॉन यूक्लिड ज्योमेट्रियों के बारे में, ज्यामिति के बारे में हम जान पाए। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 9th के अंदर 5th चैप्टर के बारे में पढ़ा। मैं विजय बंसल। ठीक है, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, अपने किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आपको डाउट है, तो अपने आंसर के बारे में डाउट है तो आप मुझसे वो आंसर कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ये बड़ा ही इजी सा चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, देखने में हमें कई बार ये बड़ा बोरिंग सा चैप्टर लगता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी यूज़फुल है आपकी इन फ्यूचर की आगे अगली क्लासेस की 10th 12th, ठीक है, आगामी ग्रेजुएशन की ज्योमेट्री की जितनी भी बेसिक बातें हैं उन सभी को हमने यहाँ पर जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।